जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है। तो हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है। और इसी टाइप के प्रश्न मतलब अग्निवीर के पेपर में पूछे जाते हैं, जो जीके के प्रश्न बनते हैं, चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन हो, चाहे अग्निवीर डब्ल्यूएमपी जो वोमेन मिलिट्री पुलिस होता है वो हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे अन्य हो, कोई भी हो। मतलब जो जीके के प्रश्न बनेंगे ना, इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। बाकी सिलेबस तो अलग अलग रहता है, जैसे किसी में ज्यादा जीके के प्रश्न पूछ देते हैं, किसी में कम जीके के प्रश्न पूछ देते हैं, किसी में मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है तो किसी में एक प्रश्न 4 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही होंगी। हरिद्वार हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, झेलम और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। ऐसे गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है? ये गंगा नदी जो है ना उत्तराखंड से निकलती है, तो सबसे पहले तो हरिद्वार ही आता है। जैसे मान लो ये उत्तराखंड है, ठीक है ना, और उत्तराखंड से गंगा नदी निकल रही है तो हरिद्वार सबसे पहले आएगा। उसके बाद से आपका कानपुर आएगा। आप लोग याद कर लो या लिख लो, ठीक है ना। हरिद्वार पर से कानपुर आ जाएगा, कानपुर से आपका इलाहाबाद आ जाएगा। आप लोग पूरा का पूरा लिख लो, इलाहाबाद आ जाएगा। उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा? इलाहाबाद पर से मतलब आपका वाराणसी आ जाएगा, ठीक है ना। वाराणसी आ जाएगा। उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा? वाराणसी पर से आपका पटना आ जाएगा, पटना आ जाएगा। तो ये पूरा आप लोग को पता होना चाहिए। गंगा नदी पर कौन कौन सा शहर बसता है? तो गंगा नदी पर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना, ये पूरा का पूरा गंगा नदी के किनारे बसता है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा मतलब शहर कौन सा है, तो वो कानपुर है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूरा का पूरा आप लोग पता कर लेना, ताकि गंगा नदी से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो पता चल जाए, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लो कि सबसे पहले तो मान लो उत्तराखंड से जैसे गंगा नदी निकलती है, हरिद्वार आती है, हरिद्वार के बाद से आपका कानपुर आती है, कानपुर के बाद से आपका इलाहाबाद आती है, इलाहाबाद के बाद से आपका ये क्या बोलते हैं वाराणसी आती है, उसके बाद से आपका पटना, ठीक है ना। तो वो आप लोग क्रम से लिख लो। अब यमुना नदी यहाँ पर लिखा गया है, तो ये अगले बार पूछा गया था। जैसे दिल्ली जो मतलब भारत का राजधानी है ना, तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? अगले बार मतलब बहुत सारे शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा गया था। तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। और यमुना नदी के किनारे जैसे मतलब आपका आगरा भी है, आगरा और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो झेलम दिया है ना, तो श्रीनगर पूछ देगा, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। तो ये आप लोगों को मतलब अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? अरुण जेटली, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है किसान घाट, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोगों को बताना है। यहाँ पर राष्ट्रीय बोला गया है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोगों को बताना है। और जब दिवस का बात आ गया तो आपका मार्च का महीना चल रहा है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया और 8 मार्च को क्या मनाया गया?
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जो दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी, 13 जनवरी, 30 जनवरी, 4 मार्च। तो इसका राइट आंसर 12 जनवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका 4 मार्च को तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल झंडा किसका प्रतीक है। लाल झंडा किसका प्रतीक है, राष्ट्रीय अशोक का प्रतीक, क्रांति या खतरे का सूचक, संकट का प्रतीक, परिवार नियोजन का प्रतीक। तो जो लाल झंडा होता है वो किसका प्रतीक होता है, लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक होता है, ठीक है ना। लाल झंडा जो होता है यहाँ पर शोक रहेगा, ठीक है ना। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक होता है। देखो यार, एक प्रश्न में आप लोगों को अगले वीडियो में मिस्टेक जैसे पता तो था, लेकिन मैं जैसे बोलना था कुछ और बोल दिया था कुछ और है, ठीक है ना। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तो मैं बोल दिया था कि तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हुआ था। तो कुछ लोग व्हाट्सएप पर भी मैसेज किए थे और जैसे उसमें भी क्लास वो लोग करते हैं ना, तो उसमें भी कमेंट किए थे कि कुछ लोग तो कमेंट किए थे कि आप रोज एक प्रश्न गलती बता देते हो, ऐसा नहीं करो, ये वो बहुत सारी चीजें बोले थे। तो मेरे भाई रोज तो नहीं बताता हूँ, ये तो मुझे अच्छी तरह से पता है। हाँ, कभी कभी जैसे बोलना रहता है कुछ और, अगर आप हमारे जगह होते ना तो आपसे भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता, लेकिन जब मिस्टेक होता है तो मैं दोबारा उसको सुधार कर लेता हूँ। मतलब बोलना रहता है कुछ और जैसे बोल देते हैं कुछ और, तो उसको मैं अलग वीडियो में दूसरे वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मतलब जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उनका तो गलत नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताया हूँ तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हुआ था, ठीक है ना। और तराइन का द्वितीय युद्ध आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, ठीक है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और लाल झंडा किसका प्रतीक है, तो लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये अगले बार पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ठीक है ना। याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, ठीक है ना। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न है। शाम को 7 बजे आप लोग का करंट अफेयर्स का कम से कम 15 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से रहेगा। युद्ध अभ्यास से रहेगा। तो शाम वाला जो क्लास आएगा तो उसको आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नहीं तो आप लोगों को पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जीके का तैयारी कर रहे हो, जीके एक समुंदर होता है, जीके कहीं से भी पूछ देता है। मतलब करंट अफेयर से अगर पूछ देगा और आप ये सारा जीके पढ़े रहोगे और करंट का पढ़े नहीं रहोगे, फिर बोलोगे कि यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था। बस मैं जितना मतलब जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाओ, आपका पेपर एकदम 100% निकलेगा। क्योंकि इस साल बहुत लोग फौजी बने हैं इसी चैनल से पढ़ाई कर करके। भले से इस चैनल पर 20,000 लोग नई वीडियो देखते हैं, 30,000 लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जितने लोग भी देखते हैं ना मेरे भाई, उन लोगों को पूरा का पूरा प्रश्न याद हो जाता है। हर कुछ लोग तो वीडियो को डाउनलोड भी कर लिया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, करंट अफेयर्स का क्लास करते रहना है, ठीक है ना। अभी युद्धाभ्यास से अगले बार बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था, हर पहले किसी को पता नहीं था, अब तो पहले से पता चल गया है। तो इसलिए आप लोगों को शाम वाला क्लास करना है। आपका लिखा गया है कि कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है। डेनमार्क, पोलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका इज राइट आंसर। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास, कौन सा अभ्यास,
कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो अमेरिका के बीच। ये अमेरिका से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, याद कर लेना, आपके पेपर में पूछा जाने का बहुत ज्यादा चांस है, तो इसको आप लोग याद कर लेना कि कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? ये तो यूपी पुलिस के पेपर में भी पूछा गया था कि नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? संप्रीति, मैत्री, सूर्य किरण और एक्वेरिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सूर्य किरण हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य किरण इज राइट आंसर। नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो नेपाल के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? नेपाल के साथ आपका सूर्य किरण युद्धाभ्यास होता है, याद रखना। नेपाल के साथ सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है, ठीक है ना। अभी ये आप लोगों को याद करना ही करना है क्योंकि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के पेपर में पूछा गया था। कुछ इस टाइप के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 8, 11 और 7। तो इसका राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। अभी पता है बहुत जल्द आपके सामने पूरा 50 प्रश्नों का जैसे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। जैसे उसमें 15 प्रश्न जीके रहेगा, 15 प्रश्न जीएस रहेगा, 15 प्रश्न मैथ रहेगा और 5 प्रश्न रीजनिंग रहेगा। पूरा आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा जैसे ही मेरा डिजिटल बोर्ड आ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति जो होता है ना वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा, वेलेंटीना टेरेस्कोवा, यूरी गागरिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरी गागरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जितना लोग मेरे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं तो फिर उन लोगों को मतलब ये शायद पता ही होगा, ये सारी चीजें पता होंगी क्योंकि मेरे एप्लीकेशन में एक एक प्रश्न मिलेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी, देखो ये कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, याद रखना, क्योंकि मतलब बहुत बार जैसे तमिलनाडु, पंजाब, उसके बाद से आपका और भी ऐसा 2-4 राज्य है, त्रिपुरा और भी ऐसा राज्य है कि मतलब उसके राजधानी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, याद करने में। लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आप लोग क्लास को करते रहना। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है, ठीक है ना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम जो है ना वो तमिलनाडु का नृत्य है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ का नृत्य है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल है। तो भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ठीक है ना। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का नृत्य है। मैं रनिंग करने नहीं जा रहा हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा जिस तरह पहले मतलब अपना आवाज वाज निकलता था उस तरह से नहीं निकल पा रहा है। एक्सरसाइज खतरनाक तरीके से अब करना पड़ेगा। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है।
और आपका जो डांडिया है ना, डांडिया गुजरात का नृत्य है। डांडिया कहाँ का नृत्य है? तो डांडिया आपका गुजरात का नृत्य है, ठीक है ना। डांडिया आपका गुजरात का नृत्य है। और आपका आंध्र प्रदेश का जो है ना कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश का है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, डांडिया गुजरात का नृत्य है और आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसका नारा है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसका नारा है? मोहम्मद इकबाल, राम प्रसाद बिस्मिल, जवाहरलाल नेहरू और मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसका नारा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो 1857 के विद्रोह के अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो इसका राइट आंसर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन हो जाएगा, ठीक है ना। अगले बार पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का संबंध किससे है? तो 1857 की क्रांति का संबंध मंगल पांडे से है। मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। आप लोग 34वीं याद रखना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? ये जब मैं 20 तारीख को पेपर देने गया था, अगले बार 20 अप्रैल को जब पेपर देने गया था तो उस टाइम ये पूछा गया था कि वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, अजय मुंडा। तो इसका राइट आंसर नितिन गडकरी हो जाएगा। नितिन गडकरी इज राइट आंसर। वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है ना। प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स किसके द्वारा नहीं होता है? तो एड्स किसके द्वारा नहीं होता है? संक्रमित रक्त से, यौन संबंध से, हाथ मिलाने से और माँ से बच्चे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्स किसके द्वारा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हाथ मिलाने से हो जाएगा। हाथ मिलाने से इज राइट आंसर। एड्स किसके द्वारा नहीं होता है? तो हाथ मिलाने से नहीं होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हेपेटाइट बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? हेपेटाइट बी से शरीर से कौन सा भाग प्रभावित होता है? हृदय, वृक्क, यकृत और फेफड़े। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत्ति किसका मात्रक है? तो आवृत्ति किसका मात्रक है? मीटर, डेसिबल, एंगस्ट्रम और हर्ट्ज यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हर्ट्ज रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी इसी तरह से टाइपिंग वाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो इसको आप लोग सही कर लेना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? पार्श्व उल्टा, पार्श्व सीधा, पार्श्व बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है आंख के सामने का पारदर्शी भाग है कार्निया, आइरस, पुतली, रेटिना। तो इसका राइट आंसर कार्निया हो जाएगा। आंख के सामने का पारदर्शी भाग कौन सा है? आंख के सामने का पारदर्शी भाग कार्निया है। आंख के सामने का पारदर्शी भाग कार्निया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? आंख का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्यूपिल, रेटिना, आइरस, कार्निया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आइरस हो जाएगा, ठीक है ना। आंख का रंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो आइरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट, ओम, जूल और न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर आपका वाट हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई क्या है?
पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई क्या है? निर्जीव, पादप, सजीव और परितंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर परितंत्र हो जाएगा। परितंत्र इज राइट आंसर। पर्यावरण की सबसे छोटी क्रियाशील इकाई परितंत्र है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? बैगनी, लाल, पीला और हरा। तो इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है? तो बैगनी में, ठीक है ना। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लीची में खाने योग्य भाग है। लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है? पुष्पासन, एरिल, मध्य, फल भीति और बीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा लीची खाते हो, लेकिन इसके बारे में तो पता बहुत कम ही लोगों को होगा। तो इसका राइट आंसर एरिल हो जाएगा। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है ना, उसको एरिल बोलते हैं। याद रखना आपसे, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वंश, कुल, जगत और जाति। तो इसका राइट आंसर जाति हो जाएगा। जाति इज राइट आंसर। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य किस वर्ग में आता है? सरीसृप, एबीज, स्तनधारी, उभयचर। तो इसका राइट आंसर स्तनधारी हो जाएगा। स्तनधारी इज राइट आंसर। मनुष्य स्तनधारी में आता है, ठीक है ना। मनुष्य स्तनधारी में आता है। उभयचर में मेंढक आता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 18, 32, 2 और 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 18 हो जाएगा। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है, ठीक है ना। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आइसोप्रीन हो जाएगा। आइसोप्रीन इज राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? रेडियम, बोरान, एंटीमनी, जर्मेनियम है। तो इसका राइट आंसर रेडियम हो जाएगा। रेडियम इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है? तो रेडियम उपधातु नहीं है। अभी आप लोगों का 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान जीके का समाप्त हो गया है। 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान जीएस का समाप्त हो गया है। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। आपका रीजनिंग का जो प्रश्न है पहले आप लोग इसको हल कर लो। यदि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो देख लेते हैं कैसे कैसे लिखा गया है। के कितना नंबर पर आता है? 11 नंबर पर आता है। एच आपका 8 नंबर पर आता है। आई आपका 9 नंबर पर आता है। तो जोड़ लेते हैं। 8 1 9 हो जाएगा और 9 18 के 8 हसीलवा 1 है। उसके बाद से एक यहाँ पर है और हसीलवा 2, तो 28 लिखा गया है यहाँ पर। बस कुछ नहीं किया गया है। इसको भी देख लेते हैं। आपका यफ 6 नंबर पर आता है। यस आपका 19 नंबर पर आता है। यच आपका 8 नंबर पर आता है। तो 9 और 6 15 और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। 23 के 3 और हासिल 3। अब 3 यहाँ पर क्या है? 1 है और 3 ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 होना चाहिए। शायद टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर पक्का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हुआ रहता ना, तो दूसरा कोई वर्ड रहता जो बैठ जाता। यहाँ 43 होना चाहिए। तो सेम उसी तरह से यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? आपका टी है। टी 20 नंबर पर आता है और ये टी भी आपका 20 नंबर पर आता है और ये बी आपका 2 नंबर पर आता है। तो 20 20 40 2 42। देखो यहाँ पर 42 दिया है, तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। एक बार देख लेना। आपका नेक्स्ट है 3 27। तो 5 कितना होगा? देखो
3 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ लोग बोलते हैं स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर ये होता है ना, ये स्क्वायर होता है, 2 घात रहता है किसी संख्या के ऊपर। और स्क्वायर का मतलब होता है ना, कोई भी संख्या रहता है उसके ऊपर जब 2 घात रहता है ना, तो इसका मतलब इस संख्या का 2 बार गुणा हो गया, मतलब 3 गुणे 3, तो 3 तरीका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहीं पर अगर बोल देगा, जैसे बोलेगा 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। अगर 3 का क्यूब बोला जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब का मतलब हो गया कि 3 पर 3 को घात रहेगा। अब 3 को घात का मतलब क्या होगा? 3 का 3 बार गुणा होगा, जैसे 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। अब 3 तरीके 9 हो जाएगा, फिर 9 3 27 हो जाएगा। तो 3 का जो क्यूब होगा वो 27 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। 3 9 मतलब यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। तो 5 का आपका क्या होगा? 5 का आपका 125 हो जाएगा। 5 का जब स्क्वायर करोगे ना, तो 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का 2 बार गुणा, 5 गुणे 5 है, तो आपका 5 पचे 25 हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपका 5 का क्यूब कर दिया गया है। 5 का क्यूब का मतलब क्या होगा? 5 का 3 बार गुणा, ठीक है ना। 5 का कितना बार गुणा? 5 का 3 बार गुणा। 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे शेर का संबंध दहाड़ना से है, तो उसी तरह से घोड़ा का संबंध किससे होगा? जैसे शेर का संबंध दहाड़ना से है ना, तो उसी तरह से घोड़ा का संबंध किससे होगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। घोड़ा का संबंध आपका हिनहिनाना से हो जाएगा। घोड़ा का संबंध हिनहिनाना से हो जाएगा, घोड़ा हिनहिनाता है। अब यहाँ पर आपका दिया है 9 17 19 27 29, तो आगे क्या रहेगा? यहाँ पर 9 में कितना जोड़ा गया है? तो 17 हो गया है। 9 में आपका 8 जोड़ा गया है, तो 17 हो गया है, ठीक है ना। प्लस 8 किया गया है। उसके बाद से 17 में कितना जोड़ा गया है? तो आपका 19 हो गया है। आपका 17 में 2 जोड़ा गया है, तो 19 हो गया है। 19 में कितना जोड़ा गया है? तो 27 हो गया है। 19 में 8 जोड़ा गया है, तो 27 हो गया है। 27 में 2 जोड़ा गया है, तो 29 हो गया है। अब क्या किया जाएगा? पहले 8 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 8 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, तो आगे भी 8 जोड़ देंगे और एक बार 2 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आगे जब 29 में 8 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। उसके बाद से फिर 37 में 2 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर 37 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न अभी तक मैं आप लोगों को नहीं कराया था, पहली बार करा रहा हूँ, लेकिन ध्यान से देखोगे ना तो समझ जाओगे, एकदम आसानी से समझ जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखो, सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप लोगों को पूरा अक्षर गिन लेना है कि कितना अक्षर है। जो खाली है उसको भी गिनना है और जो यहाँ पर है उसको भी गिनना है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पूरा आपका 15 अक्षर है। अब जब 15 अक्षर है ना, तो जोड़ा बनता है, मतलब कितने कितने का जोड़ा बन सकता है। मान लो यहाँ पर 15 अक्षर है, तो कितने कितने का जोड़ा बनाओगे? एकदम सेम सेम सबका जोड़ा रहना चाहिए। 4 4 का तो जोड़ा बना नहीं पाओगे, 4 3 12, 4 चौको 16 हो जाएगा। 5 5 का जोड़ा भी नहीं बना पाओगे, लेकिन 3 3 का जोड़ा बना लोगे। 3 3 का कितना जोड़ा बना लोगे? तो 3 3 का आप 5 जोड़ा बना लोगे, ठीक है ना। 3 5 15, 3 3 का 5 जोड़ा बना लोगे। तो यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 3 पर इस तरह से मतलब कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3 3 का हमें जोड़ा बनाना है। 3 3 का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा यहाँ पर हो गया, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, ठीक है ना। अब क्या करना है? अब देखना है हम लोगों को तो कैसे मतलब जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर बी नहीं है, डी है, तो ये आप लोग देखना है, यहाँ बी नहीं है, डी है। तो यहाँ ए दिया है, यहाँ सी दिया है। अब देखना है ए के बाद, देखो यहाँ ए के बाद डी दे दिया है ना, ए के बाद क्या दिया है? डी दिया है। तो यहाँ पर भी ए के बाद डी भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जब यहाँ पर दिख रहा है कि ए के बाद डी दिया है, तो यहाँ पर भी ए के बाद डी भर देते हैं। जब ए के बाद डी भर देंगे तो 3 का जोड़ा किसका किसका बन जाएगा? ए डी सी हो जाएगा ना। 3 का जोड़ा मतलब जब ए के बाद यहाँ पर डी है और डी यहाँ पर भर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी सी हो जाएगा ना। यहाँ पर जैसे ए डी सी यहाँ हो जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो अब पूरा ए डी सी होना चाहिए, ए डी सी ए डी सी ए डी सी, ऐसे मतलब हर जगह होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, उसके बाद से सी यहाँ पर है, ये है, उसके बाद से ए है, तो फिर यहाँ पर भी आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका सी
दो जोड़ा बन गया। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो डी और ई, यहाँ सी है, गलती से टाइपिंग हो गया है, मतलब ई नहीं रहेगा, ठीक है ना, यहाँ गलती से टाइपिंग हो गया है ई। तो यहाँ पर आपका डी और सी है ये है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद से इतना तो आपका काम समाप्त हो गया, इधर का समझो आपका काम समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब आपका बचा है इधर का, तो यहाँ आपका ए हो जाएगा, यहाँ भी आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर डी है ये है, फिर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद से फिर ए है, डी है, फिर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो देख लेते हैं, डबल डी डबल ए डबल सी, तो ये कहाँ पर है, देखो सबसे नीचे है, डबल डी डबल ए डबल सी। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। क्या करना है, सबसे पहले तो गिनती कर लेना है कि भाई कितना अक्षर है। गिनती करने के बाद जोड़ा बना लेना है कि मतलब जोड़ा कैसे बन रहा है, ठीक है ना। जोड़ा जितने जितने का बनेगा तो उसको देख लेना कि भाई कौन सा अक्षर, मतलब इधर आप लोग मिला लेना कि किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है। तो एगो जो जोड़ा बनेगा ना, तो सेम पूरा जोड़ा वही बनना चाहिए। तो उस तरह से एकदम आसानी से आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर लोगे। अभी आप लोग का 35 प्रश्न समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ाई करते रहो। जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का भी नाम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।